ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं और मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनकी पार्थिव देह रायपुर पहुंच चुकी है और राज्य के सम्मान के साथ अब अंतिम विदाई। इसके बाद दुर्ग में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश नैयर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमेश जी, कई किस्से, कई कहानियां तो हम सुन ही रहे हैं, एक ज़मीनी स्तर के नेता, लेकिन इसके साथ ही एक कुशल राजनेता, एक लंबा खासा उनका प्रोफाइल रहा है। राजनीतिक पदों पर भी उन्होंने बखूबी काम किया, लेकिन उसके बाद भी वही सहजता, वही सरलता। जी, मोतीलाल जी का एक बहुत अल्पज्ञात तथ्य ये है कि वो लगातार कई वर्षों तक पत्रकारिता में सक्रिय रहे। पत्रकारिता के माध्यम से वो आए उसमें राजनीति में। और जब वो पत्रकार थे तो उनकी मतलब राजनांदगांव, दुर्ग जिला, ये सब, इन सब के बारे में वो राजनीतिक खबरें दिया करते थे। और एक बात थी कि जब वो राजनीति में आए, उन्हें मध्य प्रदेश परिवहन निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया, तो एक सबसे पहला काम उन्होंने ये कहा कि ये किया कि जितने भी पत्रकार थे मध्य प्रदेश के, उन सबको उन्होंने एक बस का परमिट जारी किया, पास जारी किया, जिससे कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसें जहां तक जाती, दिल्ली तक भी जाया करती थी, वहां वो कहीं भी निःशुल्क यात्रा कर सकते थे। और एक उनको ये भी प्राथमिकता मिलती थी कि उनको अच्छी जगह बैठने की व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से, और औपचारिक शिक्षा भले ही उनकी कम थी, लेकिन अध्ययनशील बहुत थे। समाजवादी रुझान था उनका आरंभ में, और कुछ समय तक वो समाजवादी पार्टी में रहे भी थे। लेकिन 1970 में जब वो कांग्रेस में आए, उसके बाद प्रकाश चंद्र सेठी के मुख्यमंत्रित्व काल में, उसके बाद निरंतर वो अविचल निष्ठा रही कांग्रेस के प्रति। कहीं पर भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। और जब कांग्रेस के दुर्दिन थे, और पिछले 7 साल से और उससे पहले भी बीच में जब कांग्रेस प्रतिपक्ष में रही, तब भी वो कांग्रेस में सक्रिय रहे। तो एक बड़ा उनके बारे में व्यक्तित्व का एक बड़ा महत्व ये है कि जिससे कहा जाता है शून्य से शिखर तक की यात्रा। एकदम शिखर पर वो पहुंचना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो पहुंच भी नहीं सकते थे। कांग्रेस की जैसी संरचना है, कांग्रेस का जैसा चरित्र है, तो लेकिन वो हाईकमान के हमेशा निकट रहे। चाहे इंदिरा गांधी के जमाने में भी वो आ चुके थे, और सोनिया गांधी से लेकर के और ये राहुल गांधी, इन सब के साथ जब प्रतिपक्ष में रही पार्टी, तो उनके लिए बड़ी तपस्या का समय था वो, कि खूब यात्राएं करना, लोगों को मिलना, संगठन को एकजुट रखना। लोग छिटक करके जा रहे थे, उनको बचा करके पार्टी के साथ में रखना। उसमें मैंने उनके जैसा, मुझसे वो बड़े थे उम्र में, उनके जैसा अध्यवसायी, परिश्रमी व्यक्ति मैंने और शायद ही कोई देखा होगा। जी बिल्कुल। इतनी उम्र में भी वो देहांत से एक दिन पहले तक सक्रिय थे। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। एक बार उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ा, एक बार नेहरू गांधी परिवार के साथ जुड़े, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर के कभी नहीं देखा। लोग अनेक प्रलोभन को दिए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन वो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहे। ये उनकी बड़ी विशेषता थी। तीसरी बात उनकी जो बहुत अच्छी थी कि बहुत सामान्य निम्न मध्य वर्ग की परिवार में वो पैदा हुए थे। और उनके बारे में एक बात कही जाती थी कि उनके कुर्ते में जेब नहीं रहती। वो किसी से ऐसा कोई लांछन कभी नहीं लगा कि उन्होंने किसी से पैसा लिया हो, किसी उद्योगपति से कोई समझौता किया हो, और किसी बड़े आदमी के साथ उन्होंने पार्टी के हितों के ऊपर। रमेश जी, ऐसे तो गांधी नेहरू परिवार के वो करीबी, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बेहद जमीनी स्तर से वो जुड़े, और थोड़ा भी अगर हम उनमें ये कहें कि अहंकार नहीं दिखा, कि बहुत ही सहजता और बहुत ही सरलता के साथ उन्होंने अपना जीवन यहाँ पे बिताया है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामशरण जोशी जी, इसके साथ ही शिव अनुराग पटेरिया जी, संजीव आचार्य जी। शिव अनुराग पटेरिया जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस के लिहाज से इसको किस तरीके से देखते हैं? पहले अहमद पटेल और अब मोतीलाल वोरा का जाना कांग्रेस के लिए तो ये एक बड़ा झटका और एक बड़ी क्षति तो है ही।
के बाद एक इस तरह के निधन क्षति बने हुए हैं। मोतीलाल वोरा, अहमद पटेल वो उन लोगों में से थे जिनकी कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर, नेहरू गांधी परिवार को लेकर अगाध और अनुपम आस्था थी। दरअसल वो कांग्रेस को उस केंद्र बिंदु पर बैठे थे जो सारी चीजें संचालित करते थे, लेकिन कभी भी उसका जानकारी किसी को नहीं देते। वो पत्रकारों को वही सूचना देते थे जो पत्रकारिता और पत्रकारों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी पार्टी के लाइन के भीतर अंदर चलने वाली उन सूचनाओं को कभी जाहिर नहीं किया जो नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ हो या उनको प्रभावित करती हों। सबसे बड़ी बात है वो पत्रकारों की खबरों की भूख को जानते थे। वो जानते थे कोई जर्नलिस्ट आया है उसको ज्यादा काम से मतलब है उसके लिए एक बड़ी खबर हो जाए। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 2000 के आसपास की बात रही होगी, सितंबर अक्टूबर की, जब केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया कि 3 नए राज्य बनाए जाएंगे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। मैं उनके चौतर बंगले के निवास पर सहज ही मिलने के लिए गया हुआ था, तो उन्होंने कहा एक बड़ी खबर है, दिल्ली में फैसला हुआ है। तो मैंने उनको समझ में आ गया कि मैंने उसे बहुत ही कैजुअली लिया है। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ये बहुत बड़ी खबर है, कि खबर कब करिएगा। तब मैं दैनिक नई दुनिया भोपाल में हुआ करता था और पूरे देश के किसी भी अखबार में सबसे पहले वो 8 कॉलम में खबर जैसे फ्लायर के तौर पर मैंने यूज की थी कि 3 राज्यों को गठन करने का फैसला किया है। नई दुनिया के तत्काल जो प्रबंधक थे, मालिक थे राय तिवारी जी, उनको उठा कि कहीं ऐसे खबर गलत ना हो कि कहीं तो नहीं है खबर। मैंने कहा कि वोरा जी ने खबर दी है। दूसरी, जब वो मुख्यमंत्री थे 1985 से में और 1989 में दोबारा बने, तो उस दौरान कई बार मेरे को उनसे संवाद करने का, साक्षात करने का मौका मिला। एक पत्रकार के लिए गड़बड़ हो सकता है, लेकिन राजनेता जब पत्रकार होता है तो उसके लिए कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। वो कई बार आपको वो सवाल बताया करते थे जो आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए। वो पीआर टैक्टिक्स के सवाल नहीं होते थे कि आप मेरी छवि को उज्जवल करिएगा। वो कहते थे आपके जो इंटरव्यू में चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं, इन सवालों को भी जरूर करिएगा। और अगर आपको जरा भी उनको लगा कि आप इंट्रो सही नहीं बन रहा है तो एज ए जर्नलिस्ट आपको वो इंट्रो भी डिक्टेट आपके साथ करा देते थे। इसका ही जिक्र संजीव आचार्य जी भी कर रहे थे कि पत्रकार की क्वालिटी हमेशा उनमें जिंदा रही और पत्रकारिता को लेकर हालांकि अभी वो अपने राजनीतिक सफर में आगे जरूर बढ़े, कई उन्होंने पदों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन पत्रकारिता उन्होंने नहीं छोड़ी। संजीव जी। बिल्कुल, मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात वोरा जी की बताता हूँ, जो कि जिसका जिक्र मीडिया में कम ही हुआ, जिसके बारे में कम जानकारी रही लोगों को। जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और मोतीलाल वोरा जी को उन्होंने उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया, तो वो दौर था जब सोनिया गांधी 10 जनपद जिसे कहते थे वहाँ और नरसिंह राव जी के बीच में संबंध बहुत मधुर नहीं थे, बल्कि काफ़ी तनाव की खबरें मीडिया में तैरती रहती थी लगातार। ये वो दौर था जब छत्तीसगढ़ से ही विद्याचरण शुक्ला बहुत शक्तिशाली थे नरसिंह राव की कैबिनेट में, और ये आरोप तब भी लगते थे और बाद की किताबों में और लोगों ने कहा भी है कि उनकी भूमिका 10 जनपद और नरसिंह राव के बीच में मतभेद को बढ़ाने में रही। ये वो दौर था जब मैं वोरा जी से लगातार संपर्क में था, क्योंकि मैं दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश के अखबार का दिल्ली में विशेष संवाददाता था। उस दौर में वोरा जी 10 जनपद जाते थे, गवर्नर थे, और सोनिया गांधी और नरसिंह राव के बीच में संबंध मधुर करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता था, ये खबरें उस ज़माने में कभी कम छपी और उन्होंने काफ़ी कोशिशें की। और गवर्नर रहते हुए भी उन्होंने सोनिया गांधी को जा कर के कहा कि रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और बाकी जगह पे वो जैसा चाहती हैं विकास का काम वो करें और वो करेंगे। और हमने उस दौर में सभी मीडिया वालों ने देखा कि एक राज्यपाल पद पे रहते हुए कैसे मुख्यमंत्री की तरह काम किया जा सकता है। ये मोतीलाल वोरा जी ने दिखाया, एक उदाहरण पेश किया। तो लोगों ने देखा कि वो कैसे राज्यपाल, बाकी आपने देखा होगा लाड साहब होते हैं दूसरे राज्यपाल जिनको कहा जाता है, लेकिन लाड साहब वाली छवि कभी वोरा जी की नहीं रही। वो सहज सुलभ रूप से जब गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, वो कार्यकर्ताओं से मिलते थे, छोटे छोटे लोगों से मिलते थे, और ऐसा नहीं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के, सभी से। लेकिन एक उनका शदम वाला किस्सा भी बहुत मशहूर है, मैं जानना चाहूंगी उस किस्से के बारे में आपसे कुछ रोचक जानकारियां। जी, कौन सा? छदम वाला एक किस्सा है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो चर्चाएं हैं उसके बारे में अगर आपके पास कुछ जानकारी है।
नहीं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनकी ज़िंदगी में कभी भी वो राजनीति में रहे, वो बहुत लो प्रोफाइल उन्होंने अपना हमेशा से रखा है, बहुत बड़े पदों पे भी रहे, पर विवादों से दूर ही रहे। एक जैन डायरी में एक बार नाम आ गया था, उसके अलावा उनका मुझे नहीं ध्यान है कि कभी कोई किसी भी मसले में कभी नाम शरण जोशी जी, आपको कभी भी विवादों से कभी अपना नाता नहीं जोड़ा। और नेशनल हेराल्ड मामले में भी अभी जी बोले जी, आप कुछ ऐड ऑन करने चाहें सर कि कुछ रोचक का किस्से जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड की भी जिस तरीके से यहाँ पे संजीव जी ने उसका भी जिक्र किया। ये तो अभी मेरे मित्रों ने उनकी कार्यशैली पे थोड़ा बहुत प्रकाश डाला जी। ये तो सच है कि वो मूलतः एक उनकी जो शैली ऐसी थी जो कि अजातशत्रु किस्म की थी, यानी वो टकराव की राजनीति में उन्होंने शुरू से लेके अंत तक विश्वास नहीं किया, बल्कि एक कॉर्पोरेशन के साथ उन्होंने काम शुरू किया। जैसा कि शुरू में बताया मेरे मित्र रमेश ने कि वो मूलतः वो एक समाजवादी विचारधारा के थे रहे, यानी डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव, और यही वजह थी कि वो शिखर में भी पहुंचने के बाद वो समाजवादी विचारधारा से कहीं न कहीं प्रभावित रहे। अब मैं यहाँ एक निजी अनुभव सुना देना चाहता हूँ, और तो सबने सुना दिया, वैसे कई अनुभव हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने पहली बार जी, तो इसके बाद राजीव गांधी आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करने पर निकले। मध्य प्रदेश के कई आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया। इसके बाद वो लौटे तो मोतीलाल वोरा जी से आया कि आप एक इंटरव्यू लिया जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ दुनिया के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इंटरव्यू लेने से पहले मैं उन तमाम क्षेत्रों का दौरा करूंगा जहां जहां राजीव गांधी गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था कर देता हूं। आप ताजुब करेंगे कि मैंने उन सरगुजा वगैरह और जहां जहां गए वहां पर सबका पूरा एक हफ्ते तक दौरा किया और वहां की सच्चाई जानी कि उसमें कितना परिवर्तन आया। वो तथ्य इकट्ठा करने के बाद फिर मैं वोरा जी के पास गया। तो मैंने कहा वोरा जी आपका क्या कहना है और जो जमीनी हकीकत है वो ये, और दोनों को सामने रखा। तो आप ताजुब करेंगे कि वोरा जी ने कहा कि सही ढंग की पत्रकारिता यही है कि आपने मुझ पर विश्वास नहीं करके आपने क्रॉस चेक करना पसंद किया कि वहां पर उन गाँवों में क्या हो रहा है, उन आदिवासी क्षेत्रों में क्या हो रहा है। तो इन्होंने इस बात को भी था। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में पैठ जमाई, तो क्योंकि मेरे छत्तीसगढ़ से मेरा अच्छा खासा संबंध रहा, कब जमाई? उस समय श्यामाचरण शुक्ला और विद्याचरण शुक्ल, जो शुक्ल बंधुओं की जो धाक जमी हुई थी, धाक थी, और छत्तीसगढ़ उनका ही माना जाता था। वहां से राजस्थान का एक व्यक्ति उठकर पहुंच जाता है। एक शुरू में वो अपनी पत्रकारिता नवभारत टाइम्स और दूसरे अखबारों के लिए शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करते हैं। एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में, एक स्वतंत्र नेता के रूप में वो उभरते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये ठीक है, उन्होंने ऐसे कोई दुस्साहसिक निर्णय नहीं लिए जहां वो टकराव में किसी के साथ आए, चाहे वो हाईकमांड के साथ हो, चाहे अपोजिशन के साथ हो, तो दूसरे चीफ मिनिस्टर लोग लेते रहे। क्योंकि मैं डीपी मिश्रा, द्वारका प्रसाद मिश्र, अर्जुन सिंह, पीसी सेठी और सुंदरलाल पटवा और मोतीलाल वोरा, इन लोगों की कार्यशैली को थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने सबको साथ लेकर के चलने की कार्यशैली को महत्व दिया। और ये बिल्कुल यही उनका एक अपनत्व का भाव था जिसके चलते सभी उनसे जुड़े थे। जी रमेश नायर जी, आप तक मेरी आवाज़ मिल पा रही है? चलिए, वो उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है और मैं चाहूँगी कि शिव अनुराग पटेरिया जी थोड़ा और प्रकाश डालें। उन दुर्लभ नेताओं में उनका नाम शुमार है जिनमें कोई पद और कद का कभी उनमें गुमान नहीं रहा। जी करिश्मा, आपका कहना बिल्कुल सही है। आप मध्य प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश की अब तक के लगभग जो 20 मुख्यमंत्री हुए हैं, उनके 30-32 कार्यकाल हुए हैं, उनमें मोतीलाल वोरा
उन दुर्लभ राजनीति के प्रतीक थे जिन्होंने ना तो वैमनस्य था, ना विद्वेष था और ना प्रतिहिंसा थी। सबसे बड़ी बात है वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ लेके चलते थे। जब वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तो उनसे मैं मिलने के लिए गया तो उस दिन उत्तर प्रदेश के तमाम लोग उनसे मिलने के लिए कतारबद्ध थे, लेकिन जैसे उनको सूचना दी गई कि मध्य प्रदेश से कुछ लोग मिलने आए हैं तो मैं उनके पास ही तो उनके एडीसी नेडी से कहा कि मध्य प्रदेश जितने लोग आए उनको सबसे पहले मिलने के लिए भेज दीजिएगा। तो उनके साथ बैठे उनके स्टाफ ने कहा कि सर उत्तर प्रदेश के लोग क्या, बोले यार अंत में मेरे को मध्य प्रदेश ही जाना है। सबसे बड़ी बात है वो जानते थे घुटना पेट की तरफ ही झुकता है और उसमें कोई दुराभाव नहीं था। वो उत्तर प्रदेश के लोगों से भी मिले, लेकिन जो लोग दूर से हजारों किलोमीटर दूर से उनसे मिलने के लिए आए हैं उनसे मिलना उनकी प्राथमिकता में था। दूसरा, सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं आते थे। जैसा मैंने कहा कि अर्जुन सिंह के इस्तीफा देने के बाद मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने। कुछ दिन तक वो अर्जुन सिंह जी के बंगले से आने वाली नोट शीट पे दस्तखत करते रहे, लगातार गट्ठर आते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने उनसे उनका स्क्रूटनी करना प्रारंभ कर दी और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने उनको रिजेक्शन प्रारंभ कर दिया और अपने जो इंडिपेंडेंट कल्ट के तौर पर बढ़े। दूसरा, मध्य प्रदेश की तत्कालीन राजनीति में दो गुट माने जाते थे, दो जोड़ियां मानी जाती थी, अर्जुन सिंह और सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी और मोतीलाल वोरा। और वो वही कैलाश जोशी थे जिन्होंने चुरहट लॉटरी और दूसरे लॉटरी सारे मामलों में अर्जुन सिंह की नाक में दम कर रखा था। और तब आशंका लोग ये किया करते थे कि कहीं कैलाश जोशी को ये जानकारियां, सूचनाएं, ये इस किस्म का खड़े होने के लिए कहीं कैलाश जोशी को मोतीलाल वोरा तो कहा। मोतीलाल वोरा जी ने जहां तक मेरी जानकारी कभी नहीं कहा, लेकिन वो रोकते भी नहीं थे। सबसे बड़ी बात है वो व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से काम करने के हामी थे। अगर आप उनके खिलाफ भी हैं खबरों में तो बहुत ज्यादा उनको कोई दिक्कत नहीं। उनके सबसे प्रिय अधिकारी हुआ करते थे स्वर्गीय LK जोशी, वो सिर्फ मुख्यमंत्री का संदेश पहुंचा देते थे। लेकिन जिस तरह आज खबरों को रोकने की कोशिश होती है, मुझे मोतीलाल वोरा के कार्यकाल में वो खबरों को रोकने की कोशिश कभी नहीं दिखाई दी। वो खुद ही खबरों को। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज अखबारों को लेकर या मीडिया चैनल्स को जो ऐसी खबरें होती हैं जो सरकार के खिलाफ होती हैं वो खिलाफ मानी जाती हैं, प्रतिद्वंदता मानी जाती है, नेगेटिव वैल्यू में लेते हैं। लेकिन तब मोतीलाल वोरा रेडियो पर एक कार्यक्रम होता था, सवाल आपके जवाब मुख्यमंत्री के नाम जो पोस्ट कार्ड आते थे उनके जवाब होते थे, कार्रवाइयां हुआ करती थी। उनके तत्कालीन जो प्रेस अधिकारी थे SB पटेल और रोहित मेहता अभी एडिशनल डायरेक्टर रिटायर हो गए हैं, वो तैयारी करते थे। और अखबारों में जो खबरें छपती थी उनको बहुत ही क्विकली वो रिएक्ट किया करते थे। उसके कारण से पूरा मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है पल्स पर उनका हाथ रहता था, क्योंकि संवाददाताओं से मिलते थे, लोगों से बातचीत करते थे और संवाददाता घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। अखबार में जो सब कुछ छपता है वो गलत नहीं होता है, लोगों की मनोभावनाएं होती हैं। तो वो जानते थे कि सूचना का सरकार की निर्णयों में कैसे उपयोग किया जाए। एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हुए संजीव आचार्य जी, कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण था ही कि उनसे प्रभावित होकर लोग खिंचे चले आते हैं और यही वजह है कि अलग अलग पार्टी के दिग्गजों का भी यही कहना है। विवादों से भी वो दूर रहे, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस के चलते थोड़ा सुर्खियों में भी आए थे। उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। और उससे पहले भी आप इसी को लेकर कुछ कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ किस्से कहानियां सुना रहे थे। देखिए, जैसे कि अभी मेरे पूर्व वक्ता, मेरे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा कि वो एक पत्रकार थे और उनके अंदर पत्रकारिता को लेके हमेशा से एक अपनापन रहा। तो इसलिए जब वो कांग्रेस में भी कोषाध्यक्ष बने और उसके पहले भी, मुझे याद है कि जयपाल रेड्डी कांग्रेस के प्रवक्ता होते थे और वो पत्रकारों से, हम लोगों से अनौपचारिक बातचीत में हमेशा ये कहते थे कि मैंने सोनिया जी को कहा है कि ये जो नेशनल हेराल्ड है ये उन पुराने गहनों की तरह है जिनको सहेज के रखने में ज़्यादा खर्च होता है, इसके बजाय इनको बेच देना चाहिए। उसी तरह वो हमेशा कहते थे कि मैं ये नेशनल हेराल्ड को बंद करने के पक्ष में हूँ। और लेकिन जब मोतीलाल वोरा ने इसका जिम्मा संभाला तो नेशनल हेराल्ड को खड़ा करने के लिए वापस से कांग्रेस का मुखपत्र, जो पहले एक ज़माने में नवजीवन हिंदी में और नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में कई जगह से निकलता था, राजधानियों से, लखनऊ से, बम्बई से, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, तो वो चाहते थे कि एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड जो कांग्रेस का मुखपत्र है और नवजीवन जो हिंदी और उर्दू का जो कौमी आवाज़
वो चाहते थे कि तीनों खड़े हों, फिर से ये जनता के बीच में जाएं, जिससे कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार हो, और कार्यकर्ताओं को भी, जिससे सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये आती है कि तमाम मुद्दों पे उनकी पार्टी की लाइन क्या है, आधिकारिक पार्टी की लाइन क्या है, इसके बारे में जानकारी ही कम होती है, और वो इसलिए अमूमन अपने अपने जिला स्तर पर या राज्य स्तर में मीडिया के साथ बातचीत में वो जवाब नहीं दे पाते। तो वो चाहते थे कि नेशनल हेराल्ड और ये नवजीवन कौमी आवाज़, इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को जानकारी मिले कि कांग्रेस की अधिकृत लाइन क्या है। लेकिन नेशनल हेराल्ड के मामले में थोड़ी सी चूक हो गई। जो मेरी उनसे व्यक्तिगत बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि वो बहुत तकनीकी चीज़ें नहीं जानते थे। वो एक जिसको कहना चाहिए कि लोन की जो कार्रवाई हुई, जिसको लेकर के विवाद उठे कि कैसे वो स्वयं ही नेशनल हेराल्ड के चेयरमैन रहते हुए कैसे स्वयं को ही लोन दे सकते थे, ये विवाद का सबसे बड़ा पक्ष था। और वो वोरा जी का हमेशा से ये कहना था कि उनको जानकारी नहीं थी, उनसे साइन करवाया अधिकारियों ने जो उनके साथ जुड़े हुए थे, और लेकिन वो ये मानते भी थे कि गलती हुई है। मैंने खुद उनके साथ बातचीत की और वो कुछ हद तक इस बात को स्वीकार करते थे कि उसमें तकनीकी गलती हो गई और उस पर ध्यान उनका नहीं गया। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, जो मैं आज भी कह सकता हूँ उनके चले जाने के बाद भी, और तब भी कहता था कि वोरा जी एक ईमानदार आदमी थे, और उन्होंने इसके पीछे नेशनल हेराल्ड का भी चाहे निर्णय रहा या कोई भी, उनकी कहीं इसमें कोई ये सोचे कि उनकी इसके पीछे कोई योजना थी या वो नेशनल हेराल्ड को वो जानबूझ के गांधी परिवार के लिए करना चाहते थे या ऐसा कुछ, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मोतीलाल वोरा को जानने वाले जितने वक्ता यहाँ पे वरिष्ठ मुझसे बैठे हैं, वो भी और देश भर के लोग ये जानते हैं और मानेंगे कि मोतीलाल वोरा जो हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे व्यक्ति थे, और उनके निर्णय या फैसलों में कहीं कहीं कोई छुपा हुआ खेल नहीं होता था, कोई हिडन एजेंडा नहीं होता था। नेशनल हेराल्ड में भी जी बेदाग छवि रही, और नेशनल हेराल्ड के मामले में भी उनका मंतव्य कहीं गलत नहीं था, न उनकी कोई ऐसी योजना थी कि इसके माध्यम से वो कोई गांधी परिवार को अनुग्रहित करेंगे। वो हंसते भी थे कि मैं क्या करूँगा अनुग्रहित कर, और वो सही बात भी थी। वो अपने आप को उन्होंने कभी उस स्तर पे माना भी नहीं, वो बहुत छोटे स्तर के कार्यकर्ता अपने आप को हमेशा मानते रहे, और उन्होंने अपनी छवि उसी तरीके से हमेशा कायम बिल्कुल। और इसका हम जिक्र बार-बार कर रहे हैं कि जमीनी स्तर से उठकर वो ऊपर तक पहुंचे, एक ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता और इतने ऊपर तक पहुंचे, ये एक बड़ी चीज़ है। और पटेरिया जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने खूब पसीना बहाया था, और उससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरीके से पत्रकारिता से लेकर सियासत तक वो आए, काफ़ी उतार चढ़ाव भी हमने देखे, लेकिन बेदाग छवि, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट रहा वो 1985 रहा। आप कैसे सहमत हैं? निश्चित तौर पर उसके पहले जो मोती माधव एक्सप्रेस चली, उसने एक वातावरण का निर्माण किया, और कुल मिला के वास्तव में ये कहा जाए कि भाग्य उनका साथ दे रहा था। दरअसल 1985 में और उसके बाद भी दोनों बार केंद्रीय नेतृत्व माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। 1989 में तो लगभग तय करके भेजा गया था, और तब 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे गए थे, सरदार बूटा सिंह, गुलाम नबी आजाद और माखनलाल गुलाम नबी आजाद और गुलाम नबी आजाद, ये 3 लोग उनके भेजे गए थे। लेकिन अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह के चक्रव्यूह में जिस तरह से हरवंश सिंह के बंगले पर कांग्रेस के विधायक लामबंद हो गए कि इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, और चाबरी इमली इलाके में हरवंश सिंह रहा करते थे, उनके बंगले पर एक विद्रोह का अखाड़ा तैयार कर दिया गया, और 3 दिन तक डेडलॉक चला। संभवतः 22, 23 और 24 जनवरी, अगर तारीख मुझे ठीक से याद है, क्योंकि 25 तारीख को बोरा जी की शपथ हुई थी। 24 तारीख को देर रात माखनलाल फोतेदार से जब हम संवाददाताओं ने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा दुर्ग में मोती हैं। दरअसल अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह एडमेंट थे कि किसी स्थिति में भी वो माधवराव सिंधिया को स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल इतिहास दोहराता है, जैसे इस बार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वही स्थिति तब पैदा हुई थी दरअसल। और उसको लेके बाद में एक सहमति के प्रत्याशी के तौर पर मोतीलाल वोरा दोबारा मुख्यमंत्री बने। 1985 में तो उतना ज्यादा बड़ा टकराव नहीं, लेकिन 1989 का अपनी आंखों से मैंने देखा है। सबसे बड़ी बात है, मोतीलाल वोरा पर सबका भरोसा था। उनसे जो स्पर्धा करते थे वो भी, और जो उनके साथ थे उनको भी, उनको मालूम था कि वोरा जी बहुत गलत कभी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कायदे कानून और न्याय सम्मत ना हो। तस्वीरें हमें भी मिल रही है। पटेरिया जी, आपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाना
जानना चाहेंगे। सीएम भूपेश बघेल इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और पार्थिव देह रायपुर पहुंची है। जैसा कि देख सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से कई दिग्गज भी यहां पर मौजूद हैं और ये भी जानकारी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, रविंद्र चौबे जी। तो तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं और लगातार जो तस्वीरें सामने आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रामशरण जोशी जी, आखिरी कमेंट सर आपसे चाहूंगी कि मोतीलाल वोरा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन एक पथ प्रदर्शक के तौर पर उन्हें याद किया जाएगा। कहूँगा कि नेहरू और इंदिरा और राजीव गांधी का जो दौर कांग्रेस में रहा जी, उसके ये अंतिम प्रहरी के रूप में देखूंगा मैं जी। क्योंकि इससे पहले प्रणब जी चले गए, उससे भी अहमद पटेल गए और वोरा जी यानी उन थोड़े बहुत सिद्धांतवादी नेताओं में थे और ये कह सकते हैं कि एक प्रतिबद्ध कांग्रेस के प्रहरी थे और उनके जाने के बाद अब तो निश्चित ही कि एक नया कांग्रेस में एक नया दौर शुरू होगा और वोरा जी एक प्रतिबद्ध कांग्रेसी के रूप में। चलिए सर, रोकना चाहूंगे आपको। लगातार जो तस्वीरें भी मिल रही है वो भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर उनका जाना पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है और ये वैक्यूम कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।